केरल के एक छोटे से गांव से निकलकर सैम और सोफिया ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। लेकिन 14 अक्टूबर 2015 की वो सुबह कुछ ऐसी थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जैसे ही सोफिया की नींद खुली, उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसका दिल दहल गया। बेड पर लेटे हुए सैम के मुंह से झाग निकल रहा था। सोफिया की आंखों में डर का साया था, क्योंकि सैम का शरीर पूरी तरह से ठंडा हो चुका था और उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। यह देखकर सोफिया का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फटाफट उसने अपने 6 साल के बेटे को जगाया और तुरंत अपनी बहन सोनिया, जो मेलबर्न में नर्स थी, और अपनी दोस्त को कॉल किया, जो पास में ही रहती थी। बिना समय गंवाए वो दोनों मदद के लिए पहुंची। ये थी वो रात जिसने सोफिया की जिंदगी में एक अंधेरा मंजर दिखाया था। 14 अक्टूबर 2015 की सुबह घड़ी में 9 बज रहे थे। सोनिया की घबराई हुई आवाज सुनकर सोफिया ने बिना एक पल गवाए इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। दूसरी तरफ फीमेल ऑपरेटर ने घबराहट को भांपते हुए कहा, मेडिकल टीम के आने तक सैम को कंप्रेशंस और सीपीआर देते रहिए। लेकिन यह उतना आसान नहीं था। कुछ ही मिनटों में सोनिया, सोफिया और उनके दोस्त भी वहां पहुंच गए। लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। सैम की हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसके मुंह से झाग और खून निकल रहा था, और सबसे डरावनी बात, उसका जबड़ा इस कदर जकड़ चुका था कि उसकी अपनी जीभ दांतों के बीच आ गई थी। सीपीआर देना नामुमकिन था। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, यह सब अचानक हुआ कैसे? कुछ कदम दूर मासूम 6 साल का बेटा अपने पिता को तड़पते हुए देख रहा था। जो शख्स एक रात पहले तक बिल्कुल ठीक था, वो अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी हालत इतनी भयानक बना दी? पैरामेडिक्स की टीम आखिरकार पहुंची। घड़ी की सुइयां भले ही आगे बढ़ रही थीं, लेकिन सैम की धड़कनें थम चुकी थीं। मेडिकल टीम ने उसकी हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर चेक किया। 27.7 डिग्री सेल्सियस, यानी नॉर्मल से पूरे 10 डिग्री कम। शरीर ठंडा पड़ चुका था। हर मुमकिन कोशिश की गई। सीपीआर दिया गया, लेकिन सैम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में यह साफ हो गया कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा। सब कुछ रातों रात बदल गया। प्रिलिमिनरी एनालिसिस में सामने आया कि नींद में ही सैम को हार्ट अटैक आया था, जिसने उसकी जान ले ली। एक रात पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली सुबह सब कुछ खत्म हो गया था। सिर्फ 33 साल की उम्र में सैम की जान चली गई। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक अब आम होता जा रहा है। लेकिन इस केस में एक और चीज अजीब थी। कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फॉरेंसिक्स टीम ने मौके पर पहुंचकर घर की जांच की, तस्वीरें ली, लेकिन कोई साइन नहीं दिखा। न ही जबरन घुसपैठ के कोई निशान थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक जान जा चुकी थी। इसलिए पुलिस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं बुलाया। लेकिन क्या सच में मामला इतना सीधा था? सैम के माता पिता केरल में थे। तभी उनका फोन बजा। सोफिया रो रही थी। उसने कांपती आवाज में उन्हें यह मनहूस खबर दी, सैम अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ सेकंड के लिए जैसे समय ठहर गया। फोन के दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी, और फिर चीखों की आवाजें। कोई भी माता पिता ऐसी कॉल अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनना चाहता। परिवार में हर कोई रो रो कर बेहाल था। केरल से हजारों किलोमीटर दूर सोफिया की भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या इस कहानी में कुछ और भी था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था? सैम की मौत ने सोफिया की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी, लेकिन उसे अब भी खुद को संभालना था। अपने 6 साल के बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए। पुलिस और मेडिकल टीम के सहयोग से वह आखिरकार सैम की बॉडी को उसके घर केरल ले जाने में सफल हुई। सिर्फ सोफिया ही नहीं, बल्कि पूरा मेलबर्न का मलयाली समुदाय भी इस गम में शरीक था। उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जुटाए, ताकि सैम को उसकी मिट्टी में दफनाने की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। सैम की लाइफलेस बॉडी आखिरकार केरल पहुंच चुकी थी। सोफिया और उसका बेटा भी उसी फ्लाइट में थे। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सैम हमेशा अपने परिवार के करीब रहा, भले ही वो उनसे मीलों दूर ऑस्ट्रेलिया में रहता था। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद हर साल सोफिया और सैम केरल में छुट्टियां बिताने आते थे।
और इस बार भी 4 दिन पहले ही सैम और सोफिया 2 हफ्ते की छुट्टियां मनाकर ऑस्ट्रेलिया लौटे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। सफेद फूलों से सजी सैम की कास्केट बीच में रखी थी। सोफिया उसके पास बैठी थी। कभी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती, तो कभी गहरे सन्नाटे में डूब जाती। वो कभी सैम का माथा चूमती, कभी उसके बालों पर हाथ फेरती। उस माहौल में इतना दर्द था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। लेकिन इस गम से भी बड़ा एक सवाल था, सैम के पिता की बेचैनी। वो एक कोने में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सैम हमेशा से हंसमुख और जिंदा दिल इंसान था। हर साल जब भी वो केरल अपने घर आता, उसकी खुशी देखते ही बनती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था, गहरी चुप्पी और अनकही बातें। इस बार जब सैम केरल आया, तो उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। वो बेहद शांत था, गुमसुम था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसे भीतर ही भीतर खा रहा हो। केरल से ऑस्ट्रेलिया लौटते वक्त उसने अपने पिता और कुछ रिश्तेदारों से एक अजीब बात कही। मुझे लगता है कि जब मैं अगली बार घर लौटूंगा तो जिंदा नहीं, बल्कि एक ताबूत में आऊंगा। इतना ही नहीं, सैम ने यह भी कहा कि मरने के बाद वो चाहता है कि उसे अपने दादा की कब्र के पास दफनाया जाए। उस वक्त किसी ने उसकी इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज जब सैम सच में एक ताबूत में लौटा, तो हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या सैम को अपनी मौत का पहले से ही अंदाजा था, या फिर क्या उसकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई थी? क्या सच में वो हार्ट अटैक था, या फिर कुछ ऐसा जिसे सबकी नजरों से छिपाया जा रहा था? सैम के गुजर जाने के बाद जब भी किसी की नजर सोफिया पर पड़ती, दिल में एक टीस उठती। वो सिर्फ टूटी नहीं थी, बल्कि बिखर चुकी थी। लेकिन जिंदगी इंतजार नहीं करती। 24 अक्टूबर 2015 सैम को गए हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे, लेकिन सोफिया के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो सैम के माता पिता के साथ और समय बिताना चाहती थी, लेकिन मजबूरी यह थी कि उसकी जॉब और बेटे की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में थी। उसने सैम के माता पिता को समझाया कि ना चाहते हुए भी उसे लौटना पड़ेगा। सोफिया अपने बेटे के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया लौट आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सैम के माता पिता के लिए यह सबसे मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्हें एक सुकून देने वाली बात यह थी कि दूर देश में होते हुए भी सोफिया उन्हें नहीं भूली। हर शनिवार बिना भूले वो अपने सास ससुर को फोन करती, उनका हालचाल लेती और अपने बेटे की बातें उन्हें सुनाती। घर के बुजुर्ग माता पिता ज्यादा कुछ नहीं मांगते, उन्हें बस इतना ही चाहिए था कि कोई अपना उनका हाल पूछ ले। हर शनिवार जब फोन बजता और दूसरी तरफ से सोफिया और उनके पोते की आवाज आती, तो वे अपने दुख को कुछ पलों के लिए भूल जाते। लेकिन क्या यह दूरी सिर्फ भौगोलिक थी, या फिर समय के साथ रिश्तों में भी कोई दरार आ रही थी? सैम के गुजर जाने के बाद सोफिया हर शनिवार कॉल करती थी, बिना भूले, बिना किसी बहाने के। लेकिन उस शनिवार सैम के माता पिता फिर से उस कॉल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घंटों बीत गए, फोन नहीं बजा। पहली बार सोफिया का फोन नहीं आया था। उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, शायद वो बिजी होगी, कोई बात नहीं, अगले शनिवार तो कॉल करेगी ही। पर अगला शनिवार भी गुजर गया, और उसके बाद एक और शनिवार। अब तक 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे। पहली बार इतने महीनों में उनकी सोफिया से कोई बात नहीं हुई थी। अब उन्हें चिंता होने लगी, बेचैनी बढ़ने लगी। इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रह रही सोफिया की बहन सोनिया को फोन किया। सब ठीक तो है ना? लेकिन जो जवाब उन्हें वहां से मिला, उसके लिए शायद सैम का पूरा परिवार तैयार नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या सोफिया और उसका बेटा सुरक्षित थे, या फिर कोई और खौफनाक सच्चाई इंतजार कर रही थी? सैम के माता पिता जिस सच्चाई से भाग रहे थे, वो अब उनके सामने थी, और ये सच उनकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक था। जब उन्होंने सोफिया की बहन सोनिया को फोन किया, तो उन्हें जो जवाब मिला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आप ही नहीं, कोई भी सोफिया से बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बीते 15 दिनों से ऑस्ट्रेलिया की जेल में है। क्या? जेल में? लेकिन क्यों? सोफिया पर सैम के मर्डर का इल्जाम। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें असली वजह पता चली।
सोफिया को सैम के मर्डर के केस में गिरफ्तार किया गया था। पर अगर सैम की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, तो फिर इसमें सोफिया का हाथ कैसे हो सकता था? और अगर वो दोषी थी, तो पुलिस को पूरे 10 महीने क्यों लगे उसे गिरफ्तार करने में? या फिर ये सब एक गहरी साजिश थी जिसमें सोफिया को फंसाया जा रहा था? सैम की मौत के कुछ दिन बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जो उसमें लिखा था उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। सैम की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। उसके ब्लड में हाई लेवल का साइनाइड मिला था। साइनाइड जिससे मौत चंद मिनटों में हो जाती है। इतना ही नहीं, उसके ब्लड में क्लोनाज़ेपैम नाम की दवा भी पाई गई थी, जिसे आमतौर पर स्लीपिंग पिल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल उठते हैं, क्या सैम को पहले क्लोनाज़ेपैम देकर बेहोश किया गया और फिर साइनाइड दिया गया? क्या सोफिया सच में इस खतरनाक प्लान के पीछे थी, या फिर किसी ने उसे फंसाया था? आखिर पुलिस ने उसे 10 महीने बाद ही क्यों गिरफ्तार किया? इस केस में हर परत के पीछे छिपा था एक नया राज। और अब यह सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं रह गई थी, ये बन चुकी थी एक साजिश, एक धोखे और एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे ने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। सैम के शरीर में 2 ऐसे तत्व पाए गए जो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे थे कि यह एक प्री प्लान्ड मर्डर था। और जब हत्या की बात हो तो सबसे पहला शक उसी पर जाता है जो सबसे करीब होता है, यानी सोफिया। लेकिन यहां ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाई। उनका इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग था। वे सीधा सोफिया के दरवाजे पर दस्तक देने नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्होंने एक गहरी रणनीति तैयार की थी। असल में कई बार कातिल क्राइम करने के बाद कुछ दिनों तक बिल्कुल सामान्य रहने की कोशिश करता है ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वह बच गया, उसकी हरकतें बदलने लगती हैं और यहीं पुलिस उसे पकड़ने का सही मौका तलाशती है। यही कारण था कि ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने धीमी लेकिन सटीक चाल चली। उन्होंने सबसे पहले सोफिया की हर हरकत पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीमें तैनात कर दी। हर कॉल, हर मूवमेंट, हर मुलाकात, सब पर पैनी नजर रखी जा रही थी। सैम की मौत एक रहस्य बन चुकी थी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। 3 टीमें लगाई गईं। पहली टीम सोफिया की हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी। दूसरी टीम उसके कॉल रिकॉर्ड्स और बातचीत को मॉनिटर कर रही थी। तीसरी टीम उसके बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रही थी। ये जांच कुछ दिनों या हफ्तों की नहीं, बल्कि महीनों तक चली, क्योंकि कहते हैं ना, कितना भी शातिर अपराधी हो, एक ना एक दिन चूक तो करता ही है। फिर आया वो पल जिसने पुलिस को हैरान कर दिया। सैम की मौत के 5 महीने बाद सोफिया ने उसकी कार किसी अज्ञात शख्स के नाम ट्रांसफर कर दी। लेकिन असली झटका तब लगा जब कुछ ही दिनों बाद उसने उसी शख्स के साथ बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाया और फिर धीरे धीरे सैम के अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। इतना ही नहीं, सोफिया इन दिनों एक रहस्यमयी आदमी से मिल रही थी। पुलिस टीम ने नोट किया कि दोनों कभी मेलबर्न के किसी पार्क में मिलते तो कभी किसी कैफे में। शुरुआत में वे बेहद सतर्क थे, भीड़ भाड़ से बचते थे, मानो डर हो कि कोई जान पहचान वाला उन्हें देख न ले। लेकिन कुछ ही दिनों में ये डर भी खत्म हो गया और अब वे सरेआम मिलने लगे। अब सवाल ये था, क्या यही वो शख्स था जिसने सोफिया के साथ मिलकर सैम का मर्डर किया, या फिर कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट था? सच्चाई जो भी हो, पुलिस के जाल में फंसने का वक्त करीब आ रहा था। पुलिस की महीनों की इन्वेस्टिगेशन अब एक सदमे भरे सच के करीब थी। जांच के दौरान पुलिस ने सोफिया और एक अज्ञात शख्स के बीच 100 घंटे से भी ज्यादा की बातचीत रिकॉर्ड की थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव, सब कुछ यही इशारा कर रहा था कि दोनों के बीच रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था, बल्कि वे एक कपल की तरह बर्ताव कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस की टीमों ने सारे सबूतों को एक साथ रखा तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सोफिया ने जिस शख्स के नाम सैम की कार ट्रांसफर की थी, जिसके साथ उसने जॉइंट अकाउंट खुलवाया था, जिसके साथ वह मेलबर्न की गलियों में छिप छिप कर मिल रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि एक ही आदमी था, अरुण कमलासनन। लेकिन ये अरुण आखिर कौन था? उसका इस मर्डर मिस्ट्री से क्या कनेक्शन था? इस राज को समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा, वहीं से जहां यह कहानी शुरू हुई थी। साउथ इंडिया के केरल राज्य में बसा एक छोटा सा गांव करुवलूर, यहीं जन्म हुआ था सैम का। बचपन से ही वह सीधा सादा
और इंटेलिजेंट था। लेकिन पढ़ाई के साथ उसकी एक और खासियत थी, उसकी आवाज। सैम सिंगिंग में अच्छा था और इसी वजह से वह अपने लोकल चर्च के ग्रुप में शामिल था। यहीं उसकी मुलाकात हुई सोफिया से। बचपन की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। दोनों एक ही स्कूल, फिर एक ही कॉलेज में पढ़े। घर भी पास पास था, इसलिए ज्यादातर वक्त साथ ही बिताते। और फिर ये मजबूत दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। लेकिन फिर कहानी में आया पहला मोड़। साल 2003 सैम ने तय किया कि वह एमबीए करने के बाद सोफिया से शादी करेगा। इसी वजह से वह तमिलनाडु के डिंडीगुल शिफ्ट हो गया, जहां उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। उधर सोफिया ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने केरल के कोट्टायम स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। और यहीं से कहानी में आया एक नया किरदार, अरुण कमलासनन। इसी यूनिवर्सिटी में सोफिया की दोस्ती हुई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अरुण कमलासनन से। शुरुआत में दोनों सिर्फ दोस्त थे, लेकिन एक ही कॉलेज में पढ़ने और हर दिन मिलने जुलने की वजह से उनकी दोस्ती जल्द ही गहरी होने लगी। धीरे धीरे ये दोस्ती एक अफेयर में बदल गई। तमिलनाडु में एमबीए कर रहे सैम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। वह पूरे भरोसे के साथ अपने करियर और प्यार पर ध्यान दे रहा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने सोफिया पर आंख बंद करके भरोसा किया। उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि सोफिया एक ही वक्त में दो रिलेशनशिप में थी, एक तरफ सैम और दूसरी तरफ अरुण। फिर आया साल 2005, जब खेल का पहला दौर पूरा हुआ। अरुण ने अपनी मास्टर्स पूरी कर ली और उसे जॉब मिल गई। सोफिया का पोस्ट ग्रेजुएशन और सैम का एमबीए भी पूरा हो गया। और जब दोनों अपनी पढ़ाई खत्म कर वापस लौटे तो सैम और सोफिया एक बार फिर करीब आ गए। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह थी, सोफिया ने बड़ी चालाकी से अपने अफेयर की भनक सैम को नहीं लगने दी। 3 साल बीत चुके थे। सैम और सोफिया अब अपने रिश्ते को शादी में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। दोनों की फैमिली एक दूसरे को पहले से जानती थी, इसलिए जब सैम और सोफिया ने घर वालों के सामने अपनी शादी की बात रखी तो किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। लेकिन एक शख्स था जो इस शादी के खिलाफ था, सैम के पिता। उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहां कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। सोफिया ने साफ कह दिया, अगर उसकी शादी सैम से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। ये दीवानगी थी, प्यार था, या कुछ और? आखिरकार अपने बेटे के प्यार के आगे सैम के पिता झुक गए। उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की को उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनाया, वही लड़की 7 साल बाद उसी बेटे की कातिल बन जाएगी। हर केस की सबसे अहम चीज होती है छोटी छोटी डिटेल्स। और जब इस केस की इन डेप्थ रिसर्च की तो कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने आए जो ये साबित करते हैं कि इंसान का दिमाग अगर फितूर की हद तक चला जाए तो वह किस हद तक गिर सकता है। साल 2008 में ईसाई रीति रिवाजों के साथ सैम और सोफिया की धूमधाम से शादी हो गई। 1 साल बाद वे पेरेंट्स बने। उनकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी, एक हंसी खुशी भरा परिवार। सोफिया बैंगलोर में एक फर्म में जॉब कर रही थी, जबकि सैम को ओमान में नौकरी मिल गई, जिससे उसे विदेश जाना पड़ा। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असल में यहीं से हालात बदलने वाले थे। सोफिया की बड़ी बहन सोनिया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में सेटल थी। सोफिया ने जिद पकड़ ली कि अब उसे भी ऑस्ट्रेलिया जाना है। लेकिन यहां सैम और सोफिया के बीच पहली बड़ी बहस हुई। सैम को यह फैसला मंजूर नहीं था। उसके लिए ओमान से भारत आना आसान था और छुट्टियों में वह अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकता था। उसने सोफिया को समझाने की कोशिश की कि वह ऑस्ट्रेलिया जाने की बजाय ओमान आ जाए ताकि वे एक साथ रह सकें। लेकिन सोफिया ने साफ कह दिया, या तो ऑस्ट्रेलिया या कुछ नहीं। आखिरकार 2012 में सोफिया अपने 3 साल के बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। सैम के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह खुद ज्यादा एम्बिशियस नहीं था। उसके लिए करियर से ज्यादा फैमिली मायने रखती थी। इसलिए कुछ महीनों बाद 2013 की शुरुआत में वह भी ऑस्ट्रेलिया चला गया। और इसी तरह सैम ने अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक नई शुरुआत की। लेकिन उसे क्या पता था कि यह एक नया अध्याय नहीं,
बल्कि एक खतरनाक जाल का हिस्सा था। अब सबसे बड़ा सवाल, अरुण कमलासनन यहां कैसे आया? ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी, मिस्टर बिग ऑपरेशन। क्या है ये मिस्टर बिग ऑपरेशन? ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन होता है। इसमें पुलिस ऑफिसर्स एक फेक क्रिमिनल गैंग तैयार करते हैं। इस गैंग का एक बॉस होता है जिसे मिस्टर बिग का कोड नेम दिया जाता है। इस ऑपरेशन का मकसद सस्पेक्ट से दोस्ती करना, उसका भरोसा जीतना और फिर उससे सच उगलवाना। लेकिन सबसे खतरनाक तरीका यह है कि जब सस्पेक्ट खुद को सेफ महसूस करता है तभी उसे फंसाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने इस तकनीक को इस केस में भी अपनाया। मिस्टर बिग यानी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर पहले उस बार में गया जहां अरुण अक्सर जाता था। उसने धीरे धीरे अरुण से दोस्ती करनी शुरू की। अब इमेजिन करो, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हफ्तों और महीनों तक अरुण के साथ घूमता है, हंसता है, बात करता है। वो अरुण का भरोसा जीतता है। उसे एहसास ही नहीं होता कि वो खुद पुलिस के जाल में फंस रहा है। और फिर एक दिन वही होता है जिसका पुलिस को इंतजार था। एक नॉर्मल बातचीत के दौरान अरुण से उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो अपने जुर्म का कन्फेशन दे देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने उसकी ये सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अब ये वीडियो सबूत कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये साबित करेगा कि सैम की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था। 12 अगस्त 2016, 10 महीनों की कड़ी मेहनत, धैर्य और बारीकी से की गई जांच के बाद ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने आखिरकार सोफिया और एरन को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ सबूतों की एक मजबूत कड़ी थी। कॉल और चैट रिकॉर्ड्स, सर्विलांस फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शंस और एक सीक्रेट टेप्ड कन्फेशन। पुलिस ने जब इनके घरों की तलाशी ली तो उन्हें 2 डायरियां मिली। सोफिया की डायरी एक आम डायरी की तरह थी जिसमें वो अपने दिन भर की बातें लिखती थी। लेकिन आरन की डायरी, वो थी एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी जिसका पूरा डेटा उसके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में सेव था। और यही डेटा इस केस का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था। 6 साल बाद दोबारा शुरू हुई एक अधूरी कहानी। साल 2009, सोफिया और अरुण एक दूसरे की जिंदगी से अलग हो चुके थे। लेकिन 6 साल बाद फेसबुक ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। अब हालात बदल चुके थे। सोफिया शादीशुदा थी और बेंगलुरु में एक जॉब कर रही थी। उसका पति सैम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और नौकरी के सिलसिले में ओमान चला गया था। इसी दौरान अरुण और सोफिया के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगीं और देखते ही देखते एक खतरनाक अफेयर की शुरुआत हो गई। लेकिन इस रिश्ते के बारे में सैम को कुछ भी पता नहीं था और उसे पता चलता भी कैसे। वो तो हजारों किलोमीटर दूर ओमान में अपने काम में व्यस्त था, पर सोफिया और अरुण के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। प्यार जब जुनून बन जाए तो अंजाम अक्सर खतरनाक होता है। सोफिया और अरुण का रिश्ता अब सिर्फ एक अफेयर नहीं था, यह एक जुनून बन चुका था। सोफिया के लिए सैम का घर आना अब किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि उन दिनों में वो अरुण से बात नहीं कर पाती थी। यही वजह थी कि उसने एक खतरनाक प्लान बनाया, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का, जहां उसकी बड़ी बहन पहले से ही सेटल थी। सोफिया जानती थी कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया चली गई तो सैम उसे बार बार मिलने नहीं आ पाएगा। इसीलिए जब सैम ने उसे ओमान में अपने साथ रहने के लिए कहा तो उसने हर बार करियर का बहाना बनाकर मना कर दिया। सैम के लिए उसकी फैमिली हमेशा पहली प्रायोरिटी थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी और बेटे के लिए ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये वही सोफिया थी जिसने सैम से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाया था, और अब सैम खुद वहीं आ रहा था। 2012 में सोफिया अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। कुछ महीनों बाद सैम भी ऑस्ट्रेलिया आ गया और फिर जुलाई 2013 में अरुण भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। अब सोफिया का पति भी उसके पास था और अरुण भी। लेकिन ऐसे हालात कब तक छुप सकते थे? ऐसे मामलों में सच कुछ हफ्ते या महीने तक तो छुप सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, खासकर जब सोफिया अरुण के लिए इतनी पागल थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सैम को सोफिया के अफेयर के बारे में पता चल गया। जिस लड़की को उसने अपना बचपन का प्यार समझकर अपनाया था, वो उसे धोखा दे रही थी। पर शायद अपने बेटे और परिवार को बचाने के लिए सैम ने एक और मौका देने का फैसला किया।
सोफिया ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन ये आंसू सिर्फ एक दिखावा थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी, सैम को रास्ते से हटाना। पहला हमला, लेकिन सैम बच गया। जुलाई 2016 यानी सैम की मौत से सिर्फ 3 महीने पहले उसकी कार में पहले से एक नकाबपोश हमलावर छुपा बैठा था। जैसे ही सैम गाड़ी में बैठा, उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। उसकी गर्दन, कनपटी और गाल पर गहरी चोटें आईं, लेकिन सैम हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पूरे दमखम से हमलावर का मुकाबला किया, उसका नकाब खींच दिया। डर के मारे हमलावर भाग गया, लेकिन सैम को एक डरावनी सच्चाई का एहसास हो गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे सैम की कार से जिप टाइज और हैंडकफ मिले। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात, सैम ने कहा कि उसने हमलावर का चेहरा देखा था, पर वो उसे पहचान नहीं पाया। पुलिस जब इस केस की तह तक पहुंची तो उन्हें 3 महीने पुराने एक रहस्यमयी इंसिडेंट का पता चला। इसी सुराग ने उन्हें अरुण की ओर मोड़ दिया, एक साधारण सा क्लीनर जो मर्सिडीज बेंज की डीलरशिप पर काम करता था। लेकिन जिस दिन सैम पर हमला हुआ, उस दिन अरुण ने चोट का बहाना बनाकर काम पर जाने से मना कर दिया। पुलिस को यकीन था कि इस पूरे खेल के पीछे अरुण का ही हाथ था। लेकिन सवाल यह था, अगर सैम ने हमलावर को देख लिया था तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या मास्क के पीछे छिपे अरुण को पहचान नहीं पाया, या फिर उसने किसी डर की वजह से चुप रहना बेहतर समझा? 14 अक्टूबर, वो रात जब सैम की जिंदगी का आखिरी सूरज डूब चुका था। सोफिया और अरुण ने मिलकर इस प्लान को अंजाम दिया। पहले सोफिया ने चुपके से अरुण को अपने घर बुलाया और छिपा दिया। फिर अरुण ने उसे एक स्लीपिंग पिल्स दी, जिसे सोफिया ने मिल्क शेक में मिला दिया। जैसे ही सैम बेहोश हुआ, अरुण बाहर आया। हाथ में था साइनाइड। जूस में जहर मिलाया गया और फिर बेहोश पड़े सैम के मुंह में धीरे धीरे डाला गया। साइनाइड ने उसके शरीर में जहर घोल दिया और कुछ ही मिनटों में सैम की धड़कन हमेशा के लिए थम चुकी थी। सैम के मर्डर केस में पुलिस को सोफिया और अरुण के खिलाफ सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन असली लड़ाई अब कोर्ट में थी। इन्वेस्टिगेटर्स को साबित करना था कि ये सिर्फ एक अफेयर नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तभी जाकर सोफिया और अरुण को कड़ी सजा मिल सकती थी। 29 जनवरी 2018 जूरी ट्रायल शुरू हुआ। गिरफ्तारी के 17 महीने बाद जब दोनों को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया। लेकिन फिर कहानी में नया मोड़ आया। अरुण और सोफिया ने 2 अलग-अलग कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। अरुण ने कोर्ट में दावा किया कि उस रात वो सैम और सोफिया के घर के सामने झाड़ियों में छिपा था। जैसे ही रात 10 बजे सैम और सोफिया घर लौटे, वो गैराज डोर से अंदर दाखिल हुआ और वहां रखे मिल्क शेक में बेहोशी की दवा मिला दी। सैम के बेहोश होते ही उसने साइनाइड वाला जूस पिला दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अरुण ने सोफिया को पूरी तरह मासूम बताया। उसने कहा, अगर सोफिया को मेरे इरादों के बारे में पहले से पता भी होता तो भी वो मेरा साथ देती, क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। लेकिन सोफिया ने अपना दामन झाड़ लिया। जहां अरुण सोफिया को बचाने की कोशिश कर रहा था, वहीं सोफिया ने पूरी चालाकी से सारा इल्जाम अरुण पर डाल दिया। सोफिया ने कोर्ट में कहा कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब अरुण ने सैम को जहर दिया, तब मैं गहरी नींद में थी। कोर्ट रूम में वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उसकी घड़ियाली आंसू ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। फिर पुलिस ने पेश किया सबसे बड़ा सबूत। जब पुलिस ने सोफिया और अरुण की सीक्रेट डायरीज कोर्ट में पेश की तो पूरा केस ही पलट गया। इन डायरीज में लव, लस्ट और सैम को रास्ते से हटाने की प्लानिंग डिटेल में लिखी गई थी। और जब इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पढ़ा गया तो साफ हो गया कि सोफिया ने 2013 से ही इस प्लान को रचना शुरू कर दिया था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। यही वजह थी कि सैम के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद सोफिया ने अरुण को भी वहां बुला लिया। इसी साजिश के चलते उसने अरुण से ट्रेन स्टेशन पर सैम पर हमला करवाया था। अरुण की इलेक्ट्रॉनिक डायरी में भी यही सब प्लान लिखा था। ये दोनों डायरीज इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि ये अफेयर सिर्फ अरुण की तरफ से नहीं था। सोफिया पूरी तरह इस मर्डर में शामिल थी। 30 जनवरी 2018 ये दिन सोफिया और अरुण के लिए तबाही लेकर आया। प्रोसिक्यूटर ने जूरी के सामने वो सबूत पेश किए जिसने उनकी बनाई झूठी कहानियों की धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट,
घर में किसी भी फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं था, यानी सैम को मारने वाला कोई बाहरी शख्स नहीं था, बल्कि ये घर के अंदर से ही किसी का काम था। दूसरा बड़ा खुलासा, सैम की बॉडी में साइनाइड के साथ साथ ट्रैंक्विलाइजर क्लोनज़ेपैम भी पाया गया, यानी पहले उसे बेहोश किया गया और फिर झड़ दिया गया। ये वही ट्रैंक्विलाइजर था जिसे सोफिया ने मिल्क शेक में मिलाकर सैम को पिलाया था। ये दोनों सबूत अरुण और सोफिया की घड़ी हुई नई कहानी को पूरी तरह झूठा साबित करने के लिए काफी थे। अरुण के साथ रहने वाले अजी परमेश्वरन ने जब कोर्ट में गवाही दी तो सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि सोफिया अक्सर अरुण से मिलने उसके फ्लैट पर आती थी। अरुण ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि इस बारे में इंडिया में उसके परिवार को कुछ भी ना बताए। लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ। अरुण शादीशुदा था। उसकी एक पत्नी और बच्चा था जो इंडिया में रहते थे। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने मिस्टर बिग नाम के कोवर्ट ऑपरेशन के तहत अरुण की सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्ले की। इस वीडियो में अरुण बेखौफ होकर कह रहा था, आजकल किसी की जान लेना कितना आसान हो गया है। हाल ही में मैंने अपने प्यार के लिए साइनाइड से किसी की जान ली। लेकिन अरुण को पता नहीं था कि जिससे वो ये सब कह रहा था वो असल में एक अंडरकवर पुलिस अफसर था। अंतिम वार, सबूतों की बौछार। अब बचाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। सोफिया और अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स, सीक्रेट डायरीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वो सभी फोटोज जिनमें दोनों चोरी छिपे मिलते थे, ये सारे सबूत जूरी के सामने रखे गए और ये साबित करने के लिए काफी थे कि ये मर्डर एक गहरी साजिश का हिस्सा था। अरुण के वकीलों ने कोर्ट में मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पेश कर यह दावा किया कि अरुण को मानसिक समस्याएं हैं। अरुण के बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और बच्चे ने भी कोर्ट में लेटर लिखकर उसे माफ करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन कोर्ट ने इन सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। यहां तक कि सोफिया की बेल एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। 16 अगस्त 2018, वो दिन जब न्याय की गूंज पूरे ऑस्ट्रेलिया में सुनाई दी। विक्टोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर माना कि सैम की हत्या एक गहरी साजिश का नतीजा थी। अरुण कमलाशनन को 24 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें वह पहले 20 साल तक पैरोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सोफिया को 22 साल की सजा मिली, जिसमें वह 18 साल तक जेल से बाहर आने की उम्मीद नहीं कर सकती। हालांकि शुरुआत में अरुण को 27 साल की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में इसे कम कर दिया गया। इस पूरी घटना का सबसे निर्दोष और सबसे बड़ा पीड़ित सैम और सोफिया का बेटा था, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल का था। कोर्ट ने उसकी कस्टडी सोफिया की बड़ी बहन सोनिया को सौंप दी। लेकिन सैम के माता पिता इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इस मामले में दखल देने की अपील की, क्योंकि वे अपने पोते को खुद पालना चाहते थे। हालांकि अंतिम फैसला ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हाथों में था। अब क्या कर रहा है सैम का बेटा? आज वर्ष 2024 में सैम का बेटा 16 साल का हो चुका है। उसे अब इस बात का एहसास होने लगा है कि उसके पिता आज इस दुनिया में क्यों नहीं है, उसकी मां जेल में क्यों है। फिलहाल कस्टडी को लेकर कोई नया अपडेट नहीं है। वह अपने दादा दादी से हर हफ्ते वीडियो कॉल पर बात करता है। लेकिन सोफिया के रिश्तेदार हर वक्त आसपास रहते हैं, इसलिए सैम के माता पिता उससे खुलकर बात भी नहीं कर सकते। अब सैम के माता पिता भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि भले ही उन्हें अपनी पूरी संपत्ति बेचनी पड़े, लेकिन वे अपने पोते को हर हाल में अपने पास रखना चाहते हैं। क्या अरुण और सोफिया कभी साथ रह पाएंगे? अब सवाल यह है कि अरुण और सोफिया कभी साथ रह पाएंगे? सोफिया के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है, इसलिए सजा पूरी होने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया में रह सकती है। लेकिन अगर वह देश छोड़ती है तो उसे दोबारा वहां आने की इजाजत नहीं मिलेगी। अरुण के पास ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता नहीं है। इसका मतलब है कि 24 साल की सजा पूरी करने के बाद उसे भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर अरुण और सोफिया चाहें भी तो वे ऑस्ट्रेलिया में एक साथ नहीं रह सकते। तो यह था आज का केस। इस केस ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। आपका इस केस पर क्या कहना है? कमेंट में बताइए और अगले केस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।